नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे योद्धाओं के मन से निकले हुए जज़्बात और उनके लेखनी की धार से निकले हुए कुछ शब्द समरांजलि नाम की इस पुस्तक में छंदबद्ध हैं और हम प्रत्येक रविवार को एक श्रृंखला शुरू किए हैं जिसमें हर एक सैनिक की रचना का हम लोग मंथन करते हैं, समरांजलि मंथन नाम के कार्यक्रम से। तो इसी क्रम में आज यानी कि मकर संक्रांति के अवसर पर एक सुप्रसिद्ध रचनाकार अभिषेक प्रकाश जी, उनकी रचना का हम मंथन करेंगे। अभिषेक जी बिहार के सिवान जिले से हैं और इनकी कविताएँ किसी भी जनमानस के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इनकी बहुत सारी कविताएँ प्रकाशित भी हुई हैं और साहित्य की सेवा में पूरे मन से तत्पर रहते हैं। अभिषेक जी की बात ज़्यादा क्या कहें, अभिषेक जी नौसैनिक, अभ्युदय, भारत जैसे प्रसिद्ध रचनाएँ प्रकाशित किए हैं और इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। हाँ, क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि इतना उच्च कोटि की कविता लिखने वाला सैनिक। अब इनके सम्मान के बारे में बात करें तो श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान, विद्यापति सम्मान, नरकास सम्मान से भी साहित्य सेवी सम्मान, इस तरह के सम्मान इनके गौरव को और बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा वक़्त ज़ाया नहीं करके मैं आदरणीय प्रिंस शुक्ला जी से अनुरोध करूँगा कि अभिषेक जी के रचनाओं का वाचन प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रिंस शुक्ला जी। संचालक महोदय, धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार और सर्वप्रथम आज के मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के समरांजलि मंथन कार्यक्रम के इस द्वितीय कड़ी में जैसा कि परिचय में पहले ही बता दिया गया है, अभिषेक सर की कविताएं हम लेकर चल रहे हैं। आदरणीय अभिषेक जी का परिचय में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इनकी कविताओं को पढ़कर इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल एवं जनमानस तक पहुंचने वाली और समझ में आने वाली महसूस होती है। बट ऐसा करते समय उनकी मौलिकता, जो भाषा की, हिंदी भाषा की जो मौलिकता है, वह भी समानांतर रूप से बनी रहती है। ऐसा संयोग कम देखने को मिलता है। जब हम मौलिकता से जब हमें जनमानस तक पहुंचना होता है तो कभी-कभी हमें भाषा की मौलिकता से समझौता करना पड़ता है और जब हम मौलिक रहते हैं तो जनमानस तक नहीं पहुंच पाते। सर की कविताओं में हमें दोनों का संयोग देखने को मिलता है। ज्यादातर कविताएं प्रेरक हैं, देशभक्ति से ओत-प्रोत हैं और क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से नौसैनिक हैं तो प्रेरणा देना तथा सैनिक की भावना को जिंदा रखना इनका स्वाभाविक कर्तव्य एवं गुण भी है। और इनकी रचनाओं के अलावा मैं निजी रूप से, हालांकि ये पटल नहीं है ये बात कहने का, पर फिर भी मैं ये कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ कि इनकी संगठनात्मक क्षमता और इनकी संयोजन शैली, अगर मैं सही से प्रयोग कर रहा हूँ, संयोजन शैली और संकलन शैली का भी मैं बहुत बड़ा कायल हूँ और उसी का प्रतिफल है कि हम आज समरांजलि का प्रतिफल देख रहे हैं तथा इस महफिल में आप और हम आज शरीक हैं। तो मैं ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए इनकी प्रथम कविता पर आता हूँ। इनकी 5 रचनाओं में से प्रथम कविता है जो कि इस पुस्तक में छपी है, नौसैनिक गीत। एक नौसैनिक का गीत इन्होंने लिखा है। जैसा कि नाम से ही यह पता चल रहा है कि यह एक नौसैनिक की गर्व से भरी हुई अभिव्यक्ति है जो स्वयं को प्रभाषित कर रही है नौसैनिक को। मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। प्रचंड लहू प्रखर निश्चय, हम मानवता के सेवक हैं, प्रतिकूल घड़ी में पार लगाने वाले केवट हैं। जब जब नदियां विकराल हुई तब हमें बुलाया जाता है, नौवीर नौसेना के हैं, भारत माँ के रक्षक हैं। निज मात्र की वेदी पर हम बल बल जाके हर्षित हैं, लहरों की, सागर की लहरों पर गौरव गान हमारे अंकित हैं। राष्ट्र प्रेम है रग रग में और पग पग में अनुशासन है, नौसेना की मर्यादा पर मर मिटने को आतुरतन है। गरिमा शान प्रतिष्ठा निष्ठा मूल्य हमारे हैं ऊंचे, समंदर के सीने पर अटल हम, पस्त हमारे दुश्मन हैं।
रहे उन्नत शीश हिंद की, कीमत पर शीश चढ़ाकर गर्वित हैं, सागर की लहरों पर गौरव गान हमारे अंकित। चम नौ वरुणों के पावन मंत्र से विजय विगुल बजाते हैं, हो प्रतीत असाध्य उसे हम चुटकी में कर जाते हैं। हर जय गाथा के नायक हैं, अब सबने लोहा माना है, विफल होते तब तंत्र सभी, विफल होते जब तंत्र सभी, नौसैनिक ही याद आते हैं। राष्ट्र के प्रगति स्तंभ में शामिल होकर पुलकित हैं, सागर की लहरों पर गौरव गान हमारे अंकित हैं। सागर की लहरों पर गौरव गान हमारे अंकित है। क्या बात है। आप सहमत हैं तो बहुत कृपया सुंदर। सर्कल ध्वनि तो आप बजा सकते हैं, और अपनी वाहवाही और ये सब रिएक्शन तो आपके कविता के बाद आना ही चाहिए। समीक्षा बाद में होगी। अब मैं बहुत बहुत सुंदर गीत। द्वितीय द्वितीय कविता पर आता हूँ। द्वितीय कविता का जो शीर्षक है वह दिन आजादी का। इसकी भूमिका में बस इतना कहना चाहूंगा कि क्योंकि सर पहले से नेवी से हैं, तो इन्होंने भारतीयता और देशभक्ति इनमें पहले से कूट कूट कर भरी हुई है। तो इन्होंने निजी रूप से ये जो रचना है, इनकी जो 5 रचनाओं में मेरी पसंदीदा, जो सबसे ज्यादा मुझे जो फेवरेट लगी वो यह रचना है। इसमें इन्होंने भारत की आजादी का दिन विभिन्न भारतीय भूभागों के साथ साथ भारतीय जो जनमानस की चेतना उस समय जो कला संस्कृति के माध्यम से जो भी रही होगी, उन सबने भारतीय आजादी का दिन किस प्रकार देखा या कैसे मनाया, क्या महसूस किया, वो चित्रित किया है। मैं निवेदित करता हूँ। सदियों के बलिदान के बदले वह हर्षित क्षण आया था, कण कण भारत भूमि का जब गर्वित हो मुस्काया था। असंख्य जानों की कीमत नेमत यह सजकर आई थी, मुक्त हुआ था गगन हमारा, धरती ने आजादी पाई थी। मुक्त हुआ था शान हिमालय, गंगा खुल के मुस्काई थी, ताजमहल की खामोशी ने खुशियां खूब मनाई थी। कश्मीर के सेवों ने आज निजता का जश्न मनाया था। प्रयोग देखिए, कश्मीर के सेवों ने आज निजता का जश्न मनाया था, हिमाचल की हरियाली का आज हरा रंग गहराया था। हिमाचल की हरियाली का आज हरा रंग गहराया था। पंजाब के शेरों का उत्साह बड़ा निराला था, लखनऊ का बच्चा बच्चा गर्व से मतवाला था। झांसी की रानी की यादें पुनर्जीवित हो आई थीं, उज्जैन में महाकाल के तांडव ने धूम मचाई थी। चोखा रंग पगड़ी पर चढ़ बोला राजस्थान का, वीर भूमि का गौरव लौटा लौटा स्वाभिमान था। पटना के पट खुले पड़े, नालंदा मस्त महाल था। अपने राज्य की यात्रा करा रहे हैं। पटना के पट खुले पड़े, नालंदा मस्त महाल था, आजादी के धुत नशे में डूबा हुआ बंगाल था। क्या बात है। नव भारत की नव किरणों का सूर्य सुंदर प्रमाण था, मद्रास की तट से उठती लहरों में नया उफान था। मीनारें चार मीनार की उस दिन ले रही अंगड़ाई थी, सालों से बंदी कथकली में नई थिरकंसी आई थी। सालों से बंदी कथकली में नई थिरकंसी आई थी। कर्नाटक गुजरात में उत्सव के अद्भुत नजारे थे, महाराष्ट्र की सड़कों पर बस जय हिंद के नारे थे। पूर्वोत्तर की गलियों में भी तिरंगा झूम फहरा रहा था, एक छत्र जनता का शासन हर द्रग में लहरा रहा था। एक छत्र जनता का शासन हर द्रग में लहरा रहा था। बहुत ही इनकी द्वितीय बेहतरीन कविता यहाँ समाप्त होती है। प्रिंस सर क्षमा चाहूंगा, जी। प्रिंस सर क्षमा चाहूंगा, 2 शब्द कहना चाहूंगा। मैं अपने को सर, रोक नहीं पाया, इसलिए बीच में बिल्कुल स्वागत। ये वह दिन आजादी का, ये कविता सुन करके मैं पता नहीं क्यों इस चीज को आज के दिन से लिंक कर पा रहा हूँ, और अनजाने में ही ये लिंक हो जा रहा है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं आज का दिन, जैसे कि हम मकर संक्रांति, कहीं पर बिहू, कहीं पर खिचड़ी ऐसे मनाते हैं, तो वही चीज अलग अलग पूरे अपने हिंदुस्तान के, पूरे अपने देश के अलग अलग खंड से, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र भूमि से क्या क्या चीजें उस टाइम पर हमारी आजादी के समय क्या क्या चीजें प्रफुल्लित हो जाती थी, क्या क्या चीजें स्फुरित हो जाती थी, वो सारी चीजें एक एक करके बहुत ही बखूबी समारा है इस कविता में अभिषेक सर ने। बेशक। चाहे आप राजस्थान का चोखा रंग पगड़ी ये देखें, या पंजाब के शेरों का उत्साह देखें, या फिर हिमालय की जो
शान जो है अपने आप को मुक्त श्रृंखल पा रही है, या फिर कथकली की बात करें तो मतलब पूरा जो अपना हम कहते हैं एक अनेकता में एकता, ये भावना जो है इस कविता से एकदम फूट-फूट के निकल रही है। एक अनेकता में एकता की जो भावना है, वो पूरी अंगड़ाई ले रही है इस पूरी कविता में। मन को छूने वाले ये जो शब्द हैं, मन को छूने वाली पंक्तियाँ हैं, बहुत ही अच्छी लगी। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं समय जाया ना करते हुए अगली कविता जो कि तीसरी इनकी लघु कविता है, मैं उसको आपको ले जाना चाहूँगा। इसमें इन्होंने कविता का शीर्षक है नाविक। जैसा कि पहले से ही मैंने आपको बताया, ये नौसैनिक हैं और इनके अंदर का नौसैनिक इनकी कविताओं में झलकता रहता है, बार-बार पुनरावृत्ति भी होती है। तो इसमें इन्होंने एक नाविक को प्रतीक बनाकर संपूर्ण मानव जाति को विपत्तियों से ना घबराकर उनका मुकाबला एक नाविक जैसे कि लहरों पर विजय पाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहता है तथा किनारे को पाकर उस विजय को प्राप्त करके ही दम लेता है, उस तरह की कुछ प्रेरणा देने देने का प्रयास इन्होंने समूची मानव जाति को किया है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। दोष मत दो तूफानों को, उनका तो काम है आना जाना तबाही मचाना। दोष मत दो तूफानों को, उनका तो काम है आना जाना तबाही मचाना। तूफानों ने खूब सीखा है अपने आप को बखूबी अंजाम दे जाना। तूफानों ने खूब सीखा है अपने आप को बखूबी अंजाम दे जाना। पर ए नाविक तेरी फितरत क्या है, तू खुद को और मजबूत कर। पर ए नाविक तेरी फितरत क्या है, तू खुद को और मजबूत कर। बाजुओं में ताकत भर, हौसला बढ़ा, इल्म की चिलम को जरा और चढ़ा। कर नुमाइश कारीगरी का सागर की लर्जती छाती पर, और निकाल कर कश्तियां तूफानों की जिद से ऊपर। देख वहां उस पार, निकाल कश्तियां तूफानों की जिद से ऊपर। देख वहां उस पार किनारे पर बाहें फैलाए कर रहा जमाना तेरी जीत का इंतजार। तो ये बहुत ही शानदार बहुत जीत गए जी आप। मैं इस पे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं मोटिवेशनल। आज समीक्षक की भूमिका में नहीं हूँ, परंतु वास्तव में बहुत ही बेहतरीन सुंदर लघु कविताएं एक के बाद एक। अब मैं चौथी कविता पर आना चाहूंगा, जिसमें इन्होंने लक्ष्य को शीर्षक बनाया है तथा उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में लक्ष्य साधन हेतु निरंतर पुरुषार्थ करने के एक कर्म को खगों के उदाहरण के माध्यम से अपने नौसैनिक क्षमताओं का बहुआयामी प्रयोग पर बल दिया है। मैं निवेदित करता हूँ। हार गए जो मन से जग में, हार गए जो मन से जग में, जीत कहाँ फिर पाते हैं। खग से पूछो कोमल पंखों से, नाप गगन जो आते हैं। पूछो उनसे किस विधि वे चीर पवन इतराते हैं। पूछो कि जलते सूरज से निपट कैसे बच जाते हैं। शीत लहर में किस भांति अपना अस्तित्व बचाते हैं। अंतर मन को आखिर कैसे इतना सुदृढ़ बनाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर केवल लक्ष्य भेद हो सकता है। जिन आंखों में स्वप्न पले वह व्यर्थ नहीं सो सकता है, व्यर्थ नहीं सो सकता है। यह एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लक्ष्य और समय की अपनी सीमाएं हैं, अतः मैं बिना किसी बड़ी भूमिका और बिना पुनरावृत्ति के इनकी अंतिम जो कविता है जीत जिसका शीर्षक है उस पर आना चाहूंगा। यह अंतिम कविता भी प्रेरणा से ओतप्रोत है तथा यह संदेश देती है कि लक्ष्य तो सदैव आंखों में ही होना चाहिए और मनोयोग के साथ आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। यदि पराजय दिखाई भी दे तब भी पराजय को एक सफलता की सीढ़ी के रूप में हर पराजय से सीखते हुए हमें आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं निवेदित करता हूं। लक्ष्य अगर विराट हो, संकल्प को तुम दृढ़ करो। ठान लो और आत्मबल को और भी सुदृढ़ करो। हर कदम विश्वास से तुम सींच के धरे चलो। जीत पक्की है लकीरें खींच के बढ़े चलो। हर कदम विश्वास से तुम सींच के धरे चलो। जीत पक्की है लकीरें खींच के बढ़े चलो।
विजय की संकल्पना मन में ही उठती है प्रथम, हो ललक गर उर में उठते सटीक हर कदम। विजय की संकल्पना मन में ही उठती है प्रथम, हो ललक गर उर में उठते सटीक हर कदम। और अंतिम बंद इस काव्य पाठ का और इन 5 कविताओं का। हार फिर भी हो गई तो फर्क ही पड़ता है क्या, हार फिर भी हो गई तो फर्क ही पड़ता ही क्या, हार ही घड़ती है राह जीत की समझो सदा, हार ही गढ़ती है राह जीत की समझो सदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं संचालक महोदय को मैं हैंड ओवर करता हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़े। उत्तम, अति उत्तम, निश्चल जी। बहुत ही खूबसूरत। हालांकि जैसा कि प्रिंस सर ने कहा, मैं भी वही पंक्तियां दोहराऊंगा। मैं समीक्षा की भूमिका में तो नहीं हूँ, लेकिन मन नहीं मानता है तो कुछ पंक्तियां मुझे दोहरानी पड़ती हैं। जैसे कि अंतिम पंक्ति है, हार फिर भी हो गई तो फर्क ही पड़ता है क्या। हार हो क्या गई तो फर्क पड़ता है? फिर भी क्या फर्क पड़ता है। हार ही गढ़ती है राह जीत की समझो सदा, क्योंकि हार ही है जो कि जीत की राह को प्रशस्त करती है। क्या बेहतरीन पंक्ति है, बहुत ही अति उत्तम। तो कार्यक्रम की रूपरेखा पूर्व निर्धारित है। इसके तहत मैं बागडोर आदरणीय विनय सिंह सर को दे रहा हूं, जो कि समीक्षा की भूमिका में है और इन मोती जैसे कविताओं की समीक्षा करेंगे। आदरणीय विनय सिंह सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, पहले तो सभी साथियों को मकर संक्रांति खिचड़ी की हार्दिक बधाई और संचालक अमित को विशेष रूप से बधाई। और प्रिंस शुक्ला भाई, आपने जिस तरह से कविता पाठ किया ना, मैं तो बहुत मतलब खुश हो गया मन से। कविताएं अच्छी हो वो एक अलग बात है, लेकिन उसका वैसे ही पाठ किया जाए ये उससे भी अच्छी बात है। तब दोनों ये ना मणिकांचन सहयोग बनता है। कविता अच्छी हो और उसका पाठ भी उसी तरह से किया जाए। तो आज से एक तो खैर मेरे दोस्त हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्त के लोग ज्यादा पढ़ाई कर देते हैं, लेकिन ये कविताएं पढ़ाई करने लायक हैं। अब पहले मैं अगर नौसैनिक जो गीत है इससे शुरू करूं तो ये कविताएं ना मैं सोचता हूँ कई बार कि जो पाठ्यक्रम है हमारा उसमें 5वीं क्लास तक के उसमें कुछ शब्द से सरल कर दिए जाए, ये उनमें होनी चाहिए। हमारा जो पाठ्यक्रम है शिक्षा का, उसमें इस तरह की कविताएं रखनी चाहिए ताकि लोग बच्चों के अंदर शुरू से ही देशभक्त की भावना विकसित हो। और इसमें से जैसे ये जो अभिषेक ने कविता लिखी है, कविता बहुत अच्छी है, संदेश बहुत अच्छा है। बस इसमें से कुछ शब्द जो है थोड़े जो क्लिष्ट हो गए हैं, जो शायद छोटे बच्चों को थोड़ा अटके, उनको अगर निकाल के और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मैं तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि आप दुनिया भर की चीजें पढ़ाने से बच्चों को थोड़ा सा ना इस चीज का पुट रखना चाहिए, राष्ट्रभक्ति वाले कविताएं जो है। और अगर कोई नौसैनिक लिखता है तो वो तो उसकी दिल की बात अपनी लिख रहा है, तो इस तरह की चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। और ये जो लाइन है इसमें सागर की लहरों पर गौरव गान हमारे अंकित है, ये लाइन पूरी जो है इस कविता को कह देती है। अगली कविता है वह दिन आजादी का। इसको तो प्रिंस ने भी कहा और मैं फिर से कहूंगा कि पूरे भारत को जोड़ने वाली कविता है। और आज का दिन भी वैसे बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट में आज बिहू मनाया जाता है, साउथ में पोंगल की शुरुआत हो गई है, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, और हमारे उत्तर भारत में खिचड़ी, मकर संक्रांति, तिल संक्रांति। तो जैसे ये पर्व त्योहार पूरे भारत को जोड़ता है, वैसे ही ये कविता जब हमें आजादी मिली तो कैसे भारत के हर कोने में लोगों ने अपने को इससे रिलेट किया, अपने को आजादी से जोड़ा, अपने को स्वतंत्रता से जोड़ा। पूरी कविता जो है उसी चीज को ढंग से और बड़े अच्छे ढंग से ये बताती है। अगली जो कविता है नाविक। नाविक कविता जो है ना, ये बताती है
कि ठीक है, हम दोष नहीं देना है, जो परिस्थितियां हैं जीवन में जैसी भी हैं, परेशानियां हैं तो हैं। एक तो है कि हम उनकी शिकायत करें, अरे यार बड़ी परेशानियां हैं, ऐसे है वैसे है दुनिया भर की, और एक है कि परेशानियां अपनी जगह, जो तुमने हार ना मानी तो कैसे हम भी मान लें, तुम्हारी जंग भी जारी, तुम्हारे जुल्म भी जारी, हमारी जंग भी जारी। तो ये कविता जो है ना उसी बात को और सरल शब्दों में कहती है कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और देखो इसमें क्या कहती कविता लास्ट में, निकाल कश्तियां तूफानों की जिद से ऊपर, देख वहां उस पार, किनारे पर बाहें फैलाए, कर रहा जमाना तेरी जीत का इंतजार। कोशिश तो करो, मेहनत तो करो, प्रयास तो करो, जीत मिलेगी। अगली कविता है लक्ष्य। अच्छा, लक्ष्य में ये है कि एक तो है कि साधन संपन्न है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब कुछ सुविधाएं हैं, तो हम लड़ेंगे और हम जीतने की संभावना में प्रबल है। और एक ये है कि हमारे पास साधन उतने नहीं है, ताकत भी उतनी नहीं है, आत्मबल है, सिर्फ आत्मबल है हमारे पास, नहीं हम लड़ेंगे। हमारे पास वो सब सुविधाएं नहीं है। तो ये पक्षी के उदाहरण से जिन्होंने दिया है कि कितना छोटा पक्षी, कितनी उसकी जान, कितनी उसमें ताकत, पूरा आकाश नाप देता है। तो अगर हमारे अंदर भी ऐसी आत्मबल आ जाए तो कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं है। और ये तो चीजें खैर हम लोग तो बड़े हो गए, बच्चों को तो स्पेशली ये चीजें बतानी चाहिए। हम लोग तो चलो समझते भी हैं कि, और जो लोग सेना में रह के आए हैं उनको तो पता ही है कि कई बार आपके पास संसाधन बहुत कम होते हैं, लेकिन उनसे भी हम ये नहीं कहते कि नहीं संसाधन कम है तो हम नहीं लड़ेंगे या हम नहीं करेंगे, करना तो है ही, जो संसाधन है उनमें से ही करना है। अच्छा, ये अंतिम कविता है जीत। जीत कविता ये जो है ये मेरी फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है कि पहला तो ये कि जीतने का प्रयास करो हर संभव, है ना, पूरी कोशिश करो, 100% अपना दो। लेकिन अगर हार गए ना, हार फिर भी हो गई तो फर्क ही पड़ता है क्या, हार ही करती है राह, जीत की समझो सदा। ये चीज जो है ना ये तो दर्शन है। ये चीज ये केवल किसी खेल में नहीं, पढ़ाई में नहीं, किसी परीक्षा की तैयारी में नहीं, जीवन का पूरा ये सार है। हार फिर भी हो गई तो फर्क ही पड़ता है क्या, हार ही गढ़ती है राह, जीत की समझो सदा। बस ये है सार जीवन का। इसको जिसने समझ लिया तो उसका जीवन का बेड़ा पार हो गया। और मैं तो कविताओं का क्या है कि मैं तो गद्य ही लिखता हूँ, कविताओं के बारे में मेरी उतनी समझ नहीं है, मैं तो उसके भाव पकड़ता हूँ, क्योंकि कविताओं का कौन से खंड में लिखा गया है, कौन से दोहे में है, ये है या इसमें गीत है, वो सब मैं उतना बारीकी से नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन उसके भाव को मैं पकड़ता हूँ। और जो मैंने भाव इसके पकड़े उस आधार पर मैंने अपनी समीक्षा की। बाकी मैं संचालक महोदय को सौंपता हूँ, वो आगे जारी रखेंगे। बहुत बढ़िया, अति उत्तम विनय सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मनोहर तरीके से अपनी बातों को हमारे सामने रखने के लिए, इतने अच्छे तरीके से इन पंक्तियों की, विशेष पंक्तियों का समीक्षा करने के लिए। आज के दिन के लिए मैं ये कहूँगा कि